अब हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए थे हमारे, इफ यू रिमेंबर, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड उसमें ही हमने आरआरबी को भी कवर किया था, मीनिंग ऑफ आरआरबी और उसके रोल एंड फंक्शंस। और उसके बाद हमने किया था डेवलपमेंटल बैंक्स, उसके कुछ टाइप्स भी किए थे, आपको याद होगा, जैसे आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, याद आया, एनएचबी, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है ना। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मतलब सीखा। न्यू इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होती हैं उनके रोल एंड फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय देम, और वो क्यों इन्वेस्टमेंट बैंक्स का ओपन होने का मेन पर्पस क्या था। ये हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सीखा था। उसके बाद हमने फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किए, ठीक है। अब हम कर रहे फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी मैं आपको एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ, जस्ट टू हैव अ रिकैप ऑफ व्हाट एवर वी हैव डन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जस्ट हम लोग हेडिंग देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने किया था शेयर्स, जिसमें बहुत पॉपुलर है शेयर्स खरीदना बेचना। इसमें हम ब्लू चिप शेयर्स भी पढ़ रहे थे, जो बहुत नोन कंपनी, साउंड कंपनीज होती हैं, वो ब्लू चिप शेयर्स में डील करती हैं। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, आपको पता है, ये बोरोड फंड्स में होते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ज़्यादातर ये मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इशू होते हैं। मैम ब्लू चिप शेयर क्या होता है, क्या बताएंगे क्या? ब्लू चिप शेयर्स मतलब जो वेल नोन कंपनीज होती हैं ना, जैसे रिलायंस, टाटा, जिनका हमको पता होता है कि ये कंपनीज थोड़ी नहीं डूबेंगे, ठीक है। दोज कंपनीज विच आर वेल नोन, विच आर फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, उन वो ऑलरेडी स्टेबल कंपनीज है, ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश्ड कंपनीज है। इनफैक्ट उनको देखकर दूसरी कंपनीज चलती हैं और अपने स्कीम्स बनाती हैं और मार्केट में मतलब जैसे काम करना चाहिए उनको देखकर काम करती हैं। समझ में आ रहा है? उनकी यस। टेक्निक्स को अपनाती हैं, क्योंकि वो ब्लू चिप कंपनीज हैं। तो जो ब्लू चिप कंपनीज, जो वेल नोन कंपनीज होती है ना, जिनका चांसेस डूबने का बिल्कुल कम, बिल्कुल 0% चांस होता है ना। जैसे रिलायंस, टाटा। अब आपको पता है, देखो लॉकडाउन भी था, इतना बड़ा पेंडेमिक क्राइसिस आया, लेकिन फिर भी ये कंपनीज ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब बंद ही हुआ था, तो थोड़ा बहुत तो काम बंद ही हो गया था, लेकिन स्टिल अभी आप देखोगे तो रिलायंस और टाटा अभी तक उस पोजीशन पे आ चुके हैं। उससे भी ऊपर है आपका रिलायंस, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो तो ब्लू चिप शेयर्स मतलब वो कंपनी के शेयर्स जो वेल नोन कंपनीज होती हैं। ब्लू चिप कंपनीज के जब हम शेयर्स खरीदते हैं ना, उसे कहते हैं ब्लू चिप शेयर्स, ठीक है। उसके बाद हमने बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स किए थे। नेक्स्ट हमने किया था म्यूचुअल फंड्स, आपको मैंने बताया था, हियर नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड दे इन्वेस्ट टुगेदर टू डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे उनको एक डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिल जाता है कि आपने 2 लाख डाला, मैंने 3 लाख डाला, किसी और ने 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, किसी और ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, मे बी किसी ने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। तो ऐसे करके जो 30-40 लाख मेरे पास जमा हुए हैं, वो हम साथ में मिलके डाइवर्सिफाई कर देते हैं। थोड़ा पैसा ये सिक्योरिटी में, थोड़ा पैसा ये शेयर्स में, थोड़ा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया क्या कह सकते हैं, डिबेंचर्स में, थोड़ा पैसा प्राइवेट फर्म्स में, थोड़ा गवर्नमेंट फर्म्स में, ठीक है। तो इससे मेरा क्या हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। कुछ एडवांटेजेस भी किए थे हमने म्यूचुअल फंड्स के, आप उन्हें रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ डाउट भी आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, वैसे हमने कर लिया है डिटेल में। बैंक डिपॉजिट्स, ये आपको पता है, फिक्स डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, सॉरी, फिक्स डिपॉजिट्स, current deposits, saving deposits and recurring deposits. These are the 4 types of bank deposits. इन्हीं पे ही तो बैंक चलती है। बैंक अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी तो लोन कैसे देगी? इसी से ही तो बैंक को कैपिटल मिलता है, पैसा मिलता है, फंड्स आते हैं। ओके, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स वाला जो पॉइंट है ना, बैंक का मेन फंक्शन ये वही तो है। उसे 4-5 में बस डिवाइड कर दिया, उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। फिर आता है आपका पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। देखो पोस्टल डिपार्टमेंट ना आपको बहुत सारी स्कीम्स देता है,
जैसे किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। तो ऐसे गवर्नमेंट आपको पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे सिक्योरिटीज बेचती है। पीपीएफ है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मंथली सेविंग स्कीम्स आपको बनाकर बेचती है, रिकरिंग डिपॉजिट्स भी स्कीम्स में देती है। मतलब आप बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू, पोस्ट ऑफिस जिसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी बिल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बताया था ट्रेजरी बिल्स हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट होते हैं। और तो पोस्ट ऑफिस सॉरी ट्रेजरी बिल्स है ना 6 मंथ्स के लिए। देखो लिखा हुआ है द मैच्योरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल्स इज फॉर 6 मंथ्स, लिखा हुआ है ना। तो ये हमेशा याद रखना है कि ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू होते हैं। तो इसमें लो रिटर्न्स होते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड होता है ना, तो रिटर्न्स भी लो होते हैं। गिल्टेड सिक्योरिटी होती है, इसमें कोई रिस्क अटैच नहीं होता, ये गवर्नमेंट के थ्रू इशू होते हैं। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो गवर्नमेंट के थ्रू, और आरबीआई इसे देखती है, इसका परचेज सेल इशू करना, ऑक्शन करना, इसका हर एक चीज है ना ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कौन देखता है ये? आरबीआई। गिल्टेड सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जिसमें जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है सिक्योरिटीज, जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज, उन सिक्योरिटीज को कहते हैं गिल्टेड सिक्योरिटीज। क्यों? क्योंकि इसमें ना रिस्क बहुत मिनिमम होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर हम पैसा डालेंगे, समझो एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और ये गवर्नमेंट ने इशू की है, तो आप मुझे बताओ इसमें रिस्क अटैच है? बहुत मिनिमम, ना के बराबर। मतलब इतना तो पक्का है कि हम लोग को पैसा जरूर वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। और हाँ, इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और जनरली ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, 10 to 20 years के लिए होता है। ठीक है। कमर्शियल पेपर्स, अब मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट के टाइप होते हैं। ये एक टाइप का लोन होता है जब कंपनी आपसे लोन लेती है। जब कमर्शियल बैंक्स को, सॉरी, जब कंपनीज को फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है ना, तब कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लोन दैट दे टेक फ्रॉम पब्लिक। आ रहा है समझ में? ये क्योंकि मनी मार्केट से डील करता है तो ये शॉर्ट टर्म होता है। अच्छा, कितना शॉर्ट टर्म हो सकता है? ये 6 मंथ्स की जितना भी हो सकता है। 180 days की इसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है हमारा सीओडी। सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो याद कैसे करना है, स्टूडेंट्स है ना कमर्शियल पेपर्स में और सीओडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कमर्शियल पेपर्स कौन इशू करता है? कंपनीज। और सीओडी, देखो डिपॉजिट वर्ड आ गया ना, डिपॉजिट तो बैंक, डिपॉजिट मतलब बैंक होता है ना, डिपॉजिट वर्ड हमेशा बैंक से रिलेटेड होता है क्योंकि यस मैम। बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। देखो ये एक टेक्निक है उसको रिमेम्बर करने की। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आप ऐसे ही उसको पढ़ो। हम कैसे जैसे क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं, उससे अच्छा तो हम ऐसे हिंट्स निकाल कर पढ़े ना, कि एक दो आइडिया निकाल ली इसमें से और वैसे पढ़ लिया। ठीक है, बहुत सारे लोग पॉइंटर्स बनाकर पढ़ते हैं, एक तरीका होता है पढ़ने का, याद रखने का चीजों को। तो मैं तो सिर्फ आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, वो आप देख लेना कैसे उसको याद करना है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मींस, देखो डिपॉजिट वर्ड आ गया मतलब बैंक से एसोसिएट कर सकते, तो इसे कौन इशू करता है? कमर्शियल पेपर्स कौन इशू करता है? कंपनीज। कंपनी। यस, कॉर्पोरेट कंपनीज, यस। लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वर्ड आ गया ना, डिपॉजिट, उसे बैंक्स इशू करते हैं। ठीक है, नेगोशिएटेड होते हैं ये। कौन से बैंक्स इशू करते हैं? कमर्शियल बैंक्स। ये टाइम डिपॉजिट होते हैं, मतलब एक टाइम मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका। ऐसे ही नहीं आप कभी भी उसको डालोगे पैसा कभी भी निकालोगे, ऐसा नहीं। एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने ये पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है। ये बेयरर डॉक्यूमेंट होता है। बेयरर मतलब आप इसे, बेयरर मतलब जिसके हाथ में होगा ये वो डील कर सकता है। मतलब इसे आप खरीदना बेचना भी कर सकते हैं, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है। और ये इतना छोटे पीरियड के लिए इन्वेस्ट हो सकता है जितना 15 days, देखो लिखा हुआ है एज शॉर्ट एज 15 days to 1 year। ठीक है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? जिसमें कंपनीज, बैंक्स
क्या करती है, लोगों को बुलाती है, इनवाइट करती है कि आप मेरी कंपनी में मैम डिपॉजिट्स। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मैम आपका आवाज ब्रेक हो। ओके, सो पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या बता रही थी आपको, जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं जब उनके पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है, तो देखो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कंपनी कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू कर सकती है। पब्लिक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ये होते क्या है, जब लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप मेरी कंपनी में कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ मंथ्स के लिए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, थोड़े टाइम के लिए मुझे डिपॉजिट देंगे, तो मैं आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करूंगी। कितना इंटरेस्ट रेट होता है पब्लिक डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का, वेरी फ्रॉम 9 to 12%। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी का अलग हो सकता है, पर 9 to 12% के बीच में आप ज्यादातर देखोगे। ज्यादातर कोई प्राइवेट फर्म है तो आपको 15% भी दे सकती है। देखो प्राइवेट का तो कह ही नहीं सकता ना, प्राइवेट तो अपनी मर्जी से चलते हैं, तो कोई प्राइवेट कंपनी है वो आपको 15% भी दे सकती है। ठीक है, ये फंड्स का शॉर्टेज होता है ना, उसको मीट करने के लिए, टू मीट द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, कंपनीज इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स, मीन्स पब्लिक को इनवाइट किया जाता है सो दैट दे इन्वेस्ट इन सच कंपनीज जहाँ पे फंड्स की शॉर्टेज है, और फिर उन्हें इंटरेस्ट के साथ, मतलब बोलते हैं ना वो हिंदी में कैसे कैसे, हिंदी में हम कैसे कहते हैं, सूद समेत। इट्स लाइक सूद समेत मतलब इंटरेस्ट के साथ, है ना, सूद मतलब इंटरेस्ट। तो आपको आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा, टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। This is what you earn, no? Otherwise, why will you invest in such companies? Otherwise, why will you invest? Okay, so because you get something in returns and therefore you invest in such companies. ठीक है, life insurance, this is also a type of financial instrument. ठीक है, it is also a type of financial instruments dealt in the financial market. See, you sell the financial life insurance financial markets में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बेचा जाता है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा जाता है। उसमें से एक प्रोडक्ट ये भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये पॉलिसी होती है। कौन बेचता है ये पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की कौन सी है, LIC, सबसे पहले शुरू हुई थी। सबसे बड़ी नेशनलाइज्ड इंडिया की क्या कह सकते हैं, नेशनलाइज्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, LIC, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब शुरू हुई थी ये, 1956 में। ठीक है, ये क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप सेविंग्स करिए और अपनी लाइफ, मतलब अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं जब हम लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। ठीक है ना, तो उससे रेगुलर इनकम भी आती है, फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिल जाती है ना, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। तो लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो देखो कितने सारे हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किए। अब आता है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो हमारा चैप्टर अभी ये लास्ट पिलर है, इस चैप्टर का लास्ट पिलर क्या था, फाइनेंशियल सिस्टम का टोटल 4 पिलर्स थे। यस, टोटल 4 पिलर्स थे। पहला पिलर क्या था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहला नहीं था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वेरी गुड, इंस्टीट्यूशंस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या था, फाइनेंशियल मार्केट। थर्ड क्या था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यस, इंस्ट्रूमेंट्स। एंड फोर्थ है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस। अगर हमने फाइनेंशियल सर्विसेज खत्म कर दिया ना, हमारा चैप्टर हो जाएगा। मतलब आप बहुत सारा चीजें एक चैप्टर में सब कुछ, मतलब बहुत पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को सीख रहे हो डिटेल में पहले ही चैप्टर में। ठीक है ना, अब फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हैं, क्या होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ होल फैमिली ऑफ रिसोर्सेज। It is whole family of resources that can be used to help manage income and other assets. जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनको आप डील कैसे करते हैं। देखो आपको, अगर लाइफ इंश्योरेंस में आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, अगर बैंक आपको कोई प्रोडक्ट बेच रही है,
समझो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, बैंक्स ने आपको ओपन ऑप्शन दिया कि आप मेरे पास सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपने चूज किया सेविंग बैंक अकाउंट। तो अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट चूज किया है, समझो आपको पैसा विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, तो आपको बैंक्स भी तो कुछ फैसिलिटीज देते हैं ना, जैसे चेक्स की फैसिलिटीज देना, ठीक है, लॉकर फैसिलिटी देना। सो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं, ये एक पूरा एग्जांपल दे रही थी मैं आपको कि समझो आप बैंक ने कोई प्रोडक्ट आपको बेचा, समझो सेविंग डिपॉजिट में आपने इन्वेस्ट किया, तो क्योंकि आपने सेविंग डिपॉजिट्स लिए हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ अमाउंट विड्रॉ करना है और क्या कहते हैं अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए आपको चेक फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, एटीएम फैसिलिटी मिलती है, डेबिट कार्ड फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारी सर्विसेज है ना जो बैंक आपको एक ही प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करके जोड़कर आपको ये सर्विसेज देती है। आ रहा है समझ में? तो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर नहीं होंगी ना तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ना अधूरा काम करेगा, और कोई भी चीज अगर अधूरी होती है तो लोग उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, राइट? आ रहा है समझ में? मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ सो दैट आपको समझ आए कि फाइनेंशियल सर्विसेज और इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फर्क है। देखो इंस्ट्रूमेंट तो आपने बेच दिया, समझो अभी एलआईसी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट की कंपनी है, आपने एलआईसी खरीदी, ठीक है, एलआईसी का प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एलआईसी का पॉलिसी होता है वो आपने खरीदा, ठीक है। अब आपने पूरी फैमिली के लिए पॉलिसी खरीद ली, तो आपको दूसरे बेनिफिट्स भी तो उससे मिलते हैं। देखो टैक्स डिडक्शन मिलता है एलआईसी से, आपने टैक्स खरीद, अगर आपने एलआईसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया ना, एलआईसी खरीदी, तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी आपकी आपकी फैमिली को। हमारे जाने के बाद पैसा किसको मिलता है, रेगुलर इनकम किसको मिलती है, हमारी फैमिली को। तो ये सारी सर्विसेज ही तो है जो आपको एक कंपनी प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? अभी देखो मैंने कोई सपोज मैंने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है ना, शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स भी तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अब शेयर्स खरीद लिए तो ब्रोकर मुझे ये भी तो सर्विस देगा कि शेयर कब बेचना है, मार्केट बढ़ेगा कि कम हो रहा है वो देखना। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया तो एक जो मेरा एक्सपर्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो मैनेजर मेरे फंड्स को डील करेगा, मैं नहीं करूंगी। वो देखेगा कब शेयर कब बढ़ रहा है, कब शेयर मार्केट कम हो रहा है, कब मुझे खरीदना चाहिए, कब मुझे बेचना चाहिए। वो सारी ये सर्विसेज आपको देते हैं, किस किस लिए, कि आप उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से प्रॉफिट अर्न करके निकलें। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब फाइनेंशियल सर्विसेज तो आप क्योंकि समझ गए, देखो इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज इज एनी सर्विस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, रिलेटेड किससे होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर से रिलेटेड होनी चाहिए। उसका नेचर क्या होना चाहिए, फाइनेंस, उसमें उसमें डीलिंग फाइनेंस की होनी चाहिए। ऑफर्ड बाय एनी फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विस सप्लायर ऑफ अ मेंबर। आपका कोई भी फाइनेंशियल जो सर्विस सप्लाई करने वाला बंदा है, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। वो हर हर सेक्टर में हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, फर्म्स, कंपनीज, ठीक है, छोटे फर्म्स, स्मॉल स्केल पे जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, तो कोई भी सेक्टर में हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं इसके लिए, इशू मैनेजमेंट सर्विसेज देने वाले लोग होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग होती है जो आपको अलग अलग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आ रहा है ये समझ में ड्रग्स लेता सबको? था? यस, क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. आगे बढ़े, फीचर्स देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है, बहुत सिंपल है। देखो फाइनेंशियल सर्विसेज, कभी भी सर्विसेज, देखो इंस्ट्रूमेंट तो फिर भी देख सकते हैं, अगर एलआईसी खरीद ली तो उसका डॉक्यूमेंट देख सकते हैं ना, फिजिकल पेपर होता है, पॉलिसी का पेपर होता है, देख सकते हैं, टेंजिबल होता है वो। लेकिन सर्विस, अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है, मोबाइल रिपेयर करने की सर्विस, क्या आपको ये सर्विस दिख रही है? No, नहीं, ma'am. इनटेंजिबल होती है ये, ठीक है, इनटेंजिबल कहते हैं इसे, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी, आई मीन उसको मेजर नहीं कर सकते, समझ आ रहे हैं, उसे फील कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते।
जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और इमेज बढ़ता है कंपनी का। अगर आप जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी होंगी उतना कंपनी का इमेज कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। ठीक है। इनसेपरेबल, इनसेपरेबल मीन्स इसे अलग नहीं कर सकते हम। इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसके साथ फाइनेंशियल सर्विस जुड़ी हुई होती है, इसे हम प्रोडक्ट से अलग नहीं कर सकते। आई बात समझ में? पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब थोड़े टाइम के लिए ही होता है, हमेशा लाइफ टाइम के लिए इसे हम बोल नहीं सकते हैं कि जब तक है तब तक चलेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। जितनी डिमांड एंड सप्लाई होती है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को मैच करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है क्लाइंट्स को। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मीन्स चेंजेबल अकॉर्डिंग टू, मतलब समझो आपका प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस का तो अलग सर्विसेज होंगी, आपका प्रोडक्ट है बैंक का तो अलग सर्विसेज होंगी, आपका प्रोडक्ट है किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करे तो सर्विसेज भी अलग हो जाएंगी। टेलर मेड मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जहां जहां इन्वेस्टमेंट करी हुई है ना वैसे वैसे आपको सर्विसेज मिलेगी। वेरिएबिलिटी मतलब सेम सेम सर्विसेज नहीं होती हैं, सबकी अलग अलग होती है। टेलर मेड मतलब देखो हम टेलर के पास जाते हैं, ड्रेस स्टिच करवाने जाते हैं, अपनी मर्जी से करवाते हैं ना, ये पैटर्न रखना है, ये कलर चूज कर सकते हैं और उसमें ये जोड़ के ये नया कुछ बना सकते हैं। टेलर मेड मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नया उसको चेंज करके सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब अब है ना, देखो बड़े ध्यान से सुनना। अब आपका जो मेन क्या कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज है ना वो अब से शुरू हो रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल सर्विसेज को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, डिवाइड किया हुआ होता है। अब मैं बोर्ड पे बना रही होती ना तो आपको 6 के 6 टाइप्स बोर्ड पे बना के देती हूँ। अब यहाँ पे बना हुआ नहीं है वो चार्ट, तो मेरे हिसाब से ना आप बनाएंगे, नोटबुक ओपन कीजिए, कोई तो नोटबुक आपने बनाई होगी, कुछ तो आपने पॉइंटर्स लिखने के लिए कुछ तो बनाया होगा, तो आप है Yes, ना ma'am. Yes. नोटबुक ओपन कीजिए, उसमें ना जो मैं बोलती जा रही हूँ वो चार्ट बनाते जाइए। लिखिए फाइनेंशियल सर्विसेज टाइप्स या फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बनाइए, ये हेडिंग लिखिए सबसे पहले ऊपर, ये हेडिंग लिख दो। मेरे ख्याल से ना आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के भी बनाए होंगे, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। सेकंड है आपका बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। थर्ड है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट LIC। फिर फोर्थ आपने बनाया होगा मे बी क्या पढ़ा हमने, हाँ डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, है ना। तो ऐसे अलग अलग आपने बनाया होगा, तो देखो आपको चार्ट बनाकर है ना बहुत इजी हो जाता है, सब कुछ एक ही चार्ट में हम लोग को मिल जाता है, रिवीजन हो जाती है बहुत इजीली। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो पहला है फंड बेस्ड, सबसे पहला है फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। लिखा पहला, मतलब हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके नीचे फिर 6 लाइंस ड्रॉ कर दी। एक चार्ट कैसे बनाते हैं, उसको चार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं समझ रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टली उसको डिवाइड करना है। मतलब आपने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के नीचे एक लाइन ड्रॉ करके उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है 6 टाइप्स में, 1 2 3 4 5 6, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। तो पहला लिख दिया फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हम करेंगे, उसके भी अंदर टाइप्स हैं, करेंगे वो, ठीक है। फिर सेकंड है आपका, देखो कितने सारे टाइप्स हैं, दिख रहे हैं आपको, तभी मैं बोल रही थी आपको फाइनेंशियल, ये चैप्टर है ना बहुत लेंदी है। नेक्स्ट है आपका, लिखो फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये फी बेस्ड क्या होता है, जिसे हम कहते हैं नॉन फंड बेस्ड। फी बेस्ड का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। लिखो फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव, वेट आई विल टेल यू, ये सारे देखो सब टाइप्स हैं फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के, ये हम धीरे धीरे सारे कवर करेंगे। थर्ड है आपका बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। थर्ड है आपका बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर उसमें भी टाइप्स हैं, सब टाइप्स कह सकते हैं हम।
नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। सिक्योरिटीज रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उससे रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। 4 हो गए, अब लिखिए 5th वन, इंश्योरेंस रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे आपने 3rd लिखा था ना बैंकिंग रिलेटेड, तो 5th लिखेंगे इंश्योरेंस रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, हमने ना 5 ही करने, ये अदर रिलेटेड नहीं करना हमने। ठीक है, टोटल 5 हमने करने, 5 इंश्योरेंस रिलेटेड। अदर वाला आपने नहीं करना है, उसमें एक्चुअली कुछ है ही नहीं, वो सारा कुछ हमने इसमें ऊपर कवर कर देना है, डोंट वरी, कुछ भी स्किप नहीं होगा। ठीक है ना, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं किसके साथ? टोटल 5 टाइप्स हैं, बोलो सब फंड फाइनेंशियल बेस्ड सर्विसेज के। फाइनेंशियल पहला फंड बेस्ड फंड बेस्ड, पहला क्या है? फंड बेस्ड। सेकंड क्या है? fee based फी financial बेस्ड फी फाइनेंशियल बेस्ड, वेरी गुड। और थर्ड क्या है? banking related बैंक financial रिलेटेड, वेरी गुड। और फोर्थ security रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस एंड लास्ट क्या है आपका? इंश्योरेंस रिलेटेड फाइनेंशियल services. सर्विस। ओके, वेरी गुड। म्यूट कर दो, म्यूट सारे। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम शुरू करते हैं फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज से। अभी फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, अभी इसका मतलब क्या है? फंड बेस्ड मींस जिसमें डायरेक्टली फंड इन्वॉल्व होता है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें डायरेक्ट फंड्स की डीलिंग होती है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। मतलब आपको सीधा फंड्स में डीलिंग होकर मिलती है, फंड्स में डील होता है ये डायरेक्ट। ठीक है, देखो अभी जैसे एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कुछ गिरवी दे दिया ना, रखने के लिए, कुछ यूज करने के लिए दे दिया कि थोड़े टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं इसके लिए इसको, तो उसके अगेंस्ट में मैं आपसे क्या चार्ज करूंगी? रेंट। समझो मैंने आपको अपना घर दे दिया, देखो मैं घर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक्चुअली वो फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। शुरुआत कैसे कर रही हूँ मैं? अगर मैंने आपको कुछ भी यूज करने के लिए दे दिया, मैंने अपनी कोई चीज आपको यूज करने के लिए दे दी, तो ना मैंने आपको कह दिया कि है ना आप मुझे इसका हर महीने रेंट पे कर दीजिए, तो मैंने आपको सर्विस दी ना, क्योंकि मैंने आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ये अब फ्री में आ गया, आप इसको यूज कर सकते हैं जितना टाइम चाहे। सिर्फ हर महीना आप, क्योंकि मैंने आपको फाइनेंशियल सर्विस दी, फ्री में थोड़ी ना दूंगी, तो इसीलिए आप मुझे उसका रेंट भर दीजिए, तो इट इज नोन एज लीजिंग। अब देखो, क्योंकि आप मुझे रेंट दे रहे हो ना, मतलब इसमें फंड का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मैंने आपको यूज करने के लिए अपनी चीज दे दी कोई, आपने मुझे क्या दे दिया? फंड दे दिया, रेंट दे दिया, तो इसमें डायरेक्ट फंड इन्वॉल्व होता है। समझ आ रहा है आपको? अब हम जितने भी सब टाइप्स करेंगे ना, आप नीचे लिखते जाइए, फंड बेस के नीचे अभी जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना वो लिखते जाइए। पहला है लीजिंग, ठीक है, फर्स्ट है लीजिंग। अब लीजिंग होता क्या है, लिखने के साथ साथ हम समझ भी लेते हैं। लीजिंग क्या होता है? लीजिंग मतलब, लीज मतलब रेंटल, लीज का मतलब होता है रेंट, LEASE। लीज मीन्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट wherein a person has his own equipment। इक्विपमेंट समझता है? बड़े बड़े मशीन्स, आपने देखा है कंस्ट्रक्शन की, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आप कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के पास आपने देखा है कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जिसमें वो देखा है आपने, मट्टी घूम रही होती है उस मशीन में, और वो सीमेंट में कन्वर्ट होती है, पूरा मट्टी को घुमा घुमा कर वो मिक्सचर बनाते हैं उसका, और फिर है ना उसी में से तो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट बनाते हैं। समझ आ रहा है आपको? देखो उनके पास बहुत बड़ी मशीन्स होते हैं, ड्रिलिंग मशीन्स, पत्थर को तोड़ने वाली मशीन्स, देखा है आपने? यस मैम। कंस्ट्रक्शन फील्ड, जो Yes, कंस्ट्रक्शन, ma'am. यस, जो Yes, ma'am. कंस्ट्रक्शन फील्ड में होते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होते हैं, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। देखो मॉल्स, जब मॉल्स बन रहे होते हैं
तो मॉल्स बनाने के लिए एस्केलेटर बनाना है और फिर लिफ्ट बनानी है, इनके लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। तो जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं ना, वो खरीदते नहीं है, वो लोग खरीद नहीं पाते। वो 5-6 लाख, 40 लाख, 50 लाख की तो मशीन्स होती हैं, और एक मशीन से थोड़ी काम चलता है। अब ये लोग है ना, मशीन खरीदते नहीं है, तो क्या करते हैं, इन्हें लेते हैं लीज पे, इन्हें लिया जाता है रेंट पे। तो जो लीजिंग कंपनीज होती है ना, जिनके पास ये मशीन्स होती हैं, खरीदी हुई होती है, कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ डील किस में करती है, मशीन्स खरीदती हैं और रेंट पे लगा देती हैं। ये एक तरीके का बिजनेस होता है। आपके पास बहुत अमाउंट ऑफ फंड्स है, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपने किस में डाल दिया, एक कंपनी खोल दी आपने, जिसमें आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद ली, बहुत बड़ी बड़ी, जो 4-5 लाख, मे बी 20 लाख रुपीज की वो मशीन है, मे बी 30 लाख की मशीन्स हैं। आपने ऐसी बहुत सारी मशीन्स खरीद ली। अब आपका बिजनेस क्या है, ये खरीद तो ली है आपने, आप बेचोगे नहीं, इसे बेचना नहीं होता। लीजिंग मतलब रेंट पे देना, मतलब ओनरशिप आपके पास ही रहेगी, सिर्फ आप यूज करने के लिए किसी को दे रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऑन द कंसिडरेशन इन रिटर्न्स। आपको कुछ तो रिटर्न्स चाहिए ना उसमें से। आपने इतने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाए हैं इतने बड़े बड़े मशीन्स खरीद कर, तो आप क्या फ्री में किसी को देंगे? नहीं, पीरियोडिकल पेमेंट्स आपको चाहिए उसमें से। हर महीने, हर 6 महीने आपको कोई पे करता रहे उसके लिए। क्या पे करेगा सामने वाला? आपको क्या पे करेगा? रेंट। इसे कहते हैं लीज एग्रीमेंट। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? लीज एग्रीमेंट। यस, अभी बात समझ में आई। देखो, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक लेसर, एक लेसी। लस्सी नहीं कह रही हूँ मैं, जो हम पीते हैं लस्सी, वो नहीं कह रही हूँ, ठीक है? मिसअंडरस्टैंड मत करना। इसे कहते हैं लेसी, ठीक है? लेसर एंड लेसी। अब लेसर कौन होता है? लेसर मीन्स हु ओन्स द इक्विपमेंट। ओन्स मतलब मेरा खुद का खरीदा हुआ। वो कंपनी, ये बहुत बड़ी कंपनी होती है। एक एक इक्विपमेंट नहीं होता जो वो रेंट पे लगाते हैं, लाखों इक्विपमेंट होते हैं इनके पास, हंड्रेड्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, और ये रेंट पे लगा देते हैं। इनका बिजनेस ही होता है, इनका कंपनी यही काम करती है। तो ये ओन करते हैं इक्विपमेंट को। ओन मतलब खुद का, खरीदा हुआ, भाड़े पे नहीं लिया हुआ है इन्होंने। ये जो कंपनीज होती है ना, लेसर, लेसर कंपनीज मींस these are those companies who owns the equipment, who purchase the equipment and provide it to the another party, provide it to the another person for the use of the equipment for a certain period of time, जिनसे वो रेंट लेते हैं। इसके अगेंस्ट में वो क्या चार्ज करते हैं? रेंट पे। तो जो रेंट भरता है, जो रेंटल बेसिस पे इक्विपमेंट को ले रहा है, वो कंपनी कौन होती है? लेसी कंपनी। देखो, इंडिविजुअल, हम लोग जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो कभी भी लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो लीज कॉन्ट्रैक्ट्स में जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है आपका, तो आपकी बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका बहुत बड़ा आपका बहुत बड़ा कंपनी है, कंपनी लेसी बन सकती है। लेसी कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, लेसी कोई इंडिविजुअल नहीं होता है। लेसी बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, फर्म्स होते हैं, जिनको क्या चाहिए होते हैं? बड़े बड़े इक्विपमेंट्स। क्यों? अपने बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे मैंने शुरुआती एग्जाम्पल से की थी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए मुझे, तो नॉलेज है, मुझे लेबर भी है, मुझे आर्किटेक्ट का नॉलेज भी है, मतलब वो कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कैसे, मुझे वो पूरा नॉलेज है, ठीक है? बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी चाहिए, कहाँ पे रूम्स होने चाहिए, कहाँ पे स्टोर रूम होना चाहिए, ये सब पूरा मुझे नॉलेज है, ठीक है? पर उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करने के लिए मशीन्स चाहिए ना। मशीन्स मैं खुद नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स चाहिए होती हैं। अगर अगर मेरी कंपनी ने सारी मशीन्स खरीदने में इन्वेस्ट कर लिया, तो बाकी सारा कैसे बनेगा? काम कैसे चलेगा? लेबरर्स को पेमेंट देना है, हर महीने खर्चा करना है, और जो कस्टमर को जिस तरीके से बिल्डिंग बनाकर चाहिए, तो दूसरी चीजें भी तो खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, टाइल्स खरीदनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है। हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम मशीन खरीदने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पैसा उधर ही ब्लॉक हो जाएगा मेरा। आई बात समझ में? तो इसमें दो पार्टीज होते हैं, लेसर एंड लेसी। लेसर मींस द कंपनी हु हैज इट्स ओन इक्विपमेंट,
ठीक है, और वो जाके रेंट पे देते हैं किसको? लेसी को। लेसी Yes. कौन होता है? जो रेंट पे ले रहा है, वो कंपनी जो रेंट पे ले रही है, और वो क्या पे करती है? रेंट पे करती है। वेरी गुड, रेंट पे करती है। वेरी गुड। देखो लिखा हुआ है। अब मैं जो टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए ना वो रीड करती हूँ। लेस, लीज, लीज बोलते हैं इसे, लीज, LEASE। लीज क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ रहता है दो पार्टीज के बीच में। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कोई भी एक दूसरे को धोखा देके भाग सकता है। One can ditch another party, no? So that should not happen. Therefore, there is an agreement between the two parties. Okay. What is the agreement? In which a person owing an equipment, owning means owning the equipment means the party is known as lessor. Lessor means it is my owned equipment, I've purchased the equipment, and he is the person who provides the equipment for use, only for use, huh? The other party cannot purchase that equipment. He cannot say it is my equipment. No, he has taken the equipment only for use. The right to use is given, the right to ownership is not given. No. So lessor provides the equipment for use to the another person. Person here means company. The right to use the equipment to the user. And who is the user? User is the lessee. Yes, over a certain agreed period of time. दोनों के बीच में agreed time period agreed होता है। 5 years के लिए रेंट पे ले लिया, 3 years के लिए रेंट पे ले लिया। समझ में आ रहा है? फिर चाहिए तो रिन्यू भी करवा सकते हैं, फिर चाहिए तो रिन्यू भी करवा सकते हैं, ठीक है। ओवर अ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम for consideration. Consideration means in return to the services provided to person. अब मैंने आपको, मैं मेरी लीजिंग कंपनी है, मैंने आपको इक्विपमेंट दे दिए बड़े बड़े, तो मैं क्या फ्री में दे दूंगी? नहीं। तो मैंने आपको कुछ तो मुझे कंसिडरेशन चाहिए ना, मुझे उसके लिए कुछ तो अगेंस्ट में रिटर्न्स चाहिए, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। तो फॉर द कंसिडरेशन इन रिटर्न्स फॉर पीरियोडिक पेमेंट्स, मतलब मुझे चाहिए कि आप मुझे हर 6 महीने, हर महीने, हर 2 महीने, जैसे भी एग्रीमेंट बैठेगा हमारा, आप मुझे पेमेंट करते जाइए। उस पेमेंट का नाम होता है रेंट। आया समझ में? सबको क्लियर है? Yes. That's it. इसकी हमने सिर्फ मीनिंग ही पढ़नी है, दैट्स इट। लीजिंग का सबका सिर्फ हमको मीनिंग पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि ये है क्या। अब लीजिंग क्या है? फंड बेस्ड है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शंस which is the fund based service provided by companies या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मैं 4 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से राइट ऑप्शन होगा लीजिंग, तो आपने सिलेक्ट करना है लीजिंग। या फिर मैंने कह दिया, क्वेश्चन दे दिया लीजिंग इज डैश टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो आपने नीचे आंसर्स होंगे फंड बेस्ड, बैंकिंग रिलेटेड, Rental. इंश्योरेंस रिलेटेड, नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड मींस फी बेस्ड। तो 4 ऑप्शंस दे दिए, विच इज द राइट वन? यू टेल मी विच इज द राइट वन? Fund based. आ रहा है समझ में? कैसे इंटरनल्स में जब हम लोग इंटरनल एग्जाम देंगे ना 20 मार्क्स का, तब एमसीक्यूज आते हैं उसमें। तो एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं वो मैं आइडिया आपको दे रही थी। लेकिन अगर शॉर्ट नोट आ गया फंड बेस्ड के ऊपर लिखना है, फंड बेस्ड का शॉर्ट नोट लिख दो, तो पहले तो बता देंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। कभी भी सीधा शुरू नहीं कर देने का आंसर, बस जो पूछा शुरू कर दिया, नहीं। जब हम शुरू करते हैं ना, तो कैसे शुरू करते हैं कोई भी आंसर? पहले हमने फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सप्लेनेशन दे दिया, मीनिंग बता दी, फिर हम आएंगे फंड बेस्ड। तो फंड बेस्ड क्या होता है? 2 लाइन उसके लिए लिख दिया, व्हाट इज फंड बेस्ड? वेयर दीज आर दोस फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, इन विच फंड्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। अभी हम टाइप से शुरू करेंगे, पहला लीजिंग, फिर हायर परचेज, एंड अभी हम जो आगे करने वाले हैं। तो लीजिंग का मीनिंग बता दिया, फिर हायर परचेज का मीनिंग बता दिया। सो दिस इज द वे यू नीड टू राइट डाउन द आंसर। तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज आपका टाइम हो गया है, आप ब्रेक ले लीजिए। हम लोग है ना लीज, आज हमने सिर्फ क्या किया, फंड रिवीजन कर ली पहले की, और फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में लीजिंग क्या होता है वो किया, ठीक है। सो यू गाइज, आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू प्लीज कीप रिवाइजिंग, okay? You all have to revise up to what
whatever we have done, and see if you have any doubts. We can discuss it in the next lectures. Okay.